हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मुझे अभी तक आप लोग जान गए होंगे, मैं आपका एसएसटी एजुकेटर फ्लेवियस रेमंड एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पेपर बहुत नजदीक आ रहे हैं, है ना? तो पढ़ाई चल रही होगी, अच्छी बात है, पढ़ाई चल रही है। किसी और दिन की तैयारी मत करिए, अपने पेपरों की तैयारी करिए। 15 तारीख से पेपर है, ठीक है? तो अपने पेपरों की तैयारी ज्यादा करिए, बाकी दिन तो आप मनाते रहेंगे, वो तो लाइफ टाइम है आपके लिए, ठीक है? तो अभी पेपर जो है ये आपका वन स्टेप है इन योर लाइफ, ठीक है? आज हम लोग किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे आप ग्लोबलाइजेशन चैप्टर की, ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसका एक बहुत जल्दी हम लोग क्विक रिविजन लेंगे। चलिए देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोल सकते हैं या आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है? जहां पर बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज के बीच में थ्रू फॉरेन ट्रेड। कैसे होता है कॉम्बिनेशन? या तो फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? या तो फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इंटीग्रेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और ये कौन करता है? ये करता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या एमएनसीज, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन, ठीक है? या तो आप इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं या कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? बाय एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है? ओके, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है? अब अगर हम बात करें बेटा, देखिए 12th सेंचुरी, ठीक है, अगर हम मिडिल 12th सेंचुरी के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। यानी उस समय 12वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसको, जो प्रोडक्शन होता था वो कहां होता था? कंट्रीज का अपना ही इंडिविजुअल होता था, यानी सब अपनी कंट्रीज अपने अपने देशों में ही प्रोडक्शन करती थी, ठीक है? बात करें रॉ मटेरियल की, फूड स्टफ्स की या फिनिश गुड्स की, ठीक है, आर बीइंग ट्रेडेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ठीक है? लेकिन जो ट्रेड होता था वो हमेशा, वो बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है? जैसे रॉ मटेरियल का हो गया या फूड स्टफ्स का हो गया। जैसे हमारे इंडिया से बहुत सारा सामान क्या विदेश जाता था जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है? कॉलोनीज सच एज इंडिया, ये देखिए, जैसे इंडिया के अगर हम बारे में बात करें, कॉलोनीज सच एज इंडिया, इंडिया क्या करती थी? ठीक है, एक्सपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल, ठीक है? रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था और एंड फूड स्टफ्स को, ठीक है? और क्या किया जाता था? जो और गुड्स, जो फिनिश गुड्स होते थे, बने बनाए गुड्स होते थे, उनको क्या किया जाता था? इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। ये हमने नेशनलिज्म ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। क्या होता था? कॉटन विदेश जाती थी, ठीक है, ब्रिटिश के पास जाती थी, और उसके बाद क्या करते थे? वो कपड़े बनाकर इंडिया में भेजते थे। यानी और मतलब हमारा ही सामान, ठीक है, बाहर जाता था रॉ मटेरियल, उसको वो फिनिश प्रोडक्ट में मशीन मेड बनाते थे और उसको फिर भारत लाकर महंगे दामों पर बेचते थे। आज भी जो मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, उनकी यही कहानी है। This was before large companies called multinational corporations emerged on scene. This was before large, ठीक है? ये कब था? ठीक है, ये कब था? जब मल्टीनेशनल कंपनी जो थी, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस थे, वो इमर्ज हुए थे, ठीक है? एमएनसी, अब हम लोग बार बार बेटा ये एमएनसी कर रहे हैं। एमएनसी होता क्या, ठीक है? आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ठीक है? सो एमएनसी क्या होती है? एमएनसी एक कंपनी होती है, मल्टीनेशनल। एमएनसी क्या है? एक कंपनी होती है, ठीक है, जो ओन करती है या कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को। कहां पर? एक से ज्यादा देशों में। कहां पर कंट्रोल करती है? एक से ज्यादा देशों में कंट्रोल करती है। एमएनसी सेटअप ऑफिसेस, एमएनसी क्या करती है? अपने ऑफिसेस को सेटअप करती है या फैक्ट्रीज को सेटअप करती है फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स। कहां पर? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कहां पर सेटअप करती है? जहां पर वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड रिसोर्सेज, जहां पर एक तो उनको लेबर सस्ता मिल जाए और उनको रिसोर्सेज मिल जाए। ऐसी जगह एक मल्टीनेशनल कंपनी कहां पर स्टैब्लिश की जाती है, कहां पर फाउंड की जाती है? जहां पर एक तो चीप लेबर मिल जाए, यानी सस्ता लेबर मिल जाए, और क्या मिल जाए? रिसोर्सेज भी मिल जाए। जैसे इंडिया,
This is done so that the cost of production is low and the MNC can earn great profit. और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आप लेबर कम रखेंगे, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, तो आपके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी, यानी सामान बनाने की जो कॉस्ट होगी, वो क्या होगी? कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा? कोई भी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। सेक्शंस ऑफ कंट्री फॉर प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सॉरी, सिलेक्शन ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब अगर हम बात करें, मान लीजिए आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या क्या चीजें देखेंगे? आपको कोई जगह खरीदनी है सबसे पहले कंपनी सेटअप करने के लिए, तो आप क्या क्या चीजें देखेंगे? देखिए, वेयर इट कैन क्लोज टू द मार्केट। अब आप ऐसी जगह देखेंगे जहां पर मार्केट जो है आपके आसपास हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गांव में गए और आपने वहां पर क्या किया? आपने वहां पर डोमिनोज खोल लिया, क्या चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा सा आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं और लोकलाइट्स एरिया में, तो आप देखेंगे कि 10 रुपए के मोमोज भी मिलते हैं। हाँ, जो सुन रहे हैं ना, सच बता रहा हूं, 10 रुपए के भी मिलते हैं, 10 के 6 भी मिलते हैं, 20 के 12 भी मिलते हैं। और वहीं पर अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जाएंगे, यानी अगर आप किसी अच्छी जगह पर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको 60, 70, 100, 120 इन प्राइसेस के भी मिलते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप ऐसी किसी विलेज एरिया में चले गए जहां पर सामान सस्ता मिलता है और आपने वहां पर डोमिनोज खोल लिया, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो मार्केट ही नहीं है। तो कोई भी, अगर आप कहीं पर भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आप ऐसी जगह देखेंगे जहां पर आपका बेनिफिट हो सकता है, वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। सेकेंड, वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। ऐसी जगह देखेंगे जहां पर आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों मिल जाए कम रेट पर, ठीक है, या कम पैसों में। भाई कोई भी, अभी हमने पढ़ा ना लास्ट स्लाइड में कि हम क्यों चीप लेबर पकड़ते हैं, ताकि जो एमएनसी का ओनर है उसको प्रॉफिट अच्छा हो। तो क्या किया जाएगा? एक तो हमें ये जगह देखने की जो कि मार्केट के आसपास हो। दूसरा हम क्या देखेंगे कि जहां पर स्किल्ड लेबर भी और अनस्किल्ड लेबर भी, ठीक है, और क्या हमें मिल जाए? चीप मिल जाए, सस्ता मिल जाए, या लो कॉस्ट पे मिल जाए, ठीक है। वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अश्योर्ड, जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी अवेलेबल हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, द विलेज, पालमपुर वाली स्टोरी में, है ना? कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आपको ऐसी जगह देखनी है वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अश्योर्ड, जहां पर प्रोडक्शन के जो बाकी फैक्टर्स हैं वो सब भी अवेलेबल रहें। और क्या देखना है? इन एडिशन, एमएनसी माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। और आप ऐसी जगह भी देखेंगे जहां पर गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी हो जिससे आपको बेनिफिट हो सके। जैसे विलेज एरिया में, आपने किसी विलेज एरिया में अपनी कंपनी सेटअप करी, तो गवर्नमेंट क्या है? आपको बेनिफिट्स देगी बहुत सारे। क्यों? क्योंकि आप गांव के लोगों को क्या दे रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं। ये हमने मनरेगा में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को रोजगार देती है 100 डेज का, है ना? तो अगर आप कैसे ऐसे गांव वाले एरिया में आप किसी कंपनी को खड़ा करते हैं, ठीक है, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाते हैं किसी गांव में, तो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी से बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आप गांव के लोगों को रोजगार देंगे, है ना? तो कोई भी एमएनसी किस बेसिस पर सिलेक्शन करती है? 4 पॉइंट्स के बेसिस पर सिलेक्शन करती है। पहला, वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। सेकंड, जहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर कम कॉस्ट पर मिल जाए। थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हमें अवेलेबिलिटी रहे। और फोर्थ क्या होगा? कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का हमें इंटरेस्ट मिल सके। तो ये 4 हैं, ठीक है। इन 4 के बेसिस पर कोई भी एमएनसी अपना सिलेक्शन करती है कि हमें कहां अपना कहां पर हमें अपनी यूनिट खड़ी करनी है, कहां पर हमें अपना प्रोडक्शन का जो बेस है उसको सेटअप करना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब जब हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था। तो देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए, द मनी दैट इज स्पेंड बाय अ कंपनी, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? वो पैसा जो कि एक कंपनी स्पेंड करती है टू बाय एसेट, ठीक है। क्या एसेट है? लाइक बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? वो पैसा, ठीक है, वो पैसा जो कि एक कंपनी क्या करती है? जो कि एक कंपनी इस्तेमाल करती है खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? बिल्डिंग। भाई आप किसी बिल्डिंग में ही तो रहेंगे, ठीक है। कहीं अगर आप अपनी कोई कंपनी बनाएंगे, किसी बिल्डिंग के अंदर होगी,
मशीन्स चाहिए होंगी, अगर आपकी बहुत टेक्नोलॉजिकल है तो आपको कंप्यूटर्स चाहिए, मशीन्स तो है ना, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए कि आप और क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको लग रहे हैं, ये सब क्या है, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। जैसे अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ये क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है, ताकि आपको आगे जाके अच्छा रिजल्ट मिल सके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जो भी एमएनसी इन्वेस्टमेंट करती है उसी को हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। और कोई भी इंसान पैसा क्यों लगाता है, कोई भी इंसान पैसा क्यों लगाता है, ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। मान लीजिए मैं आपको, ठीक है, इस पैनल पे पढ़ा रहा हूं या किसी भी चीज पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि एक वंस इन अ लाइफ टाइम हमें इसका प्रॉफिट मिल सके। कोई भी पर्सन जब कोई काम करता है वो क्यों करता है, किसी भी चीज में, एसेट में, किसी भी चीज में पैसा लगाता है, क्यों लगाता है, ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो वही सेम चीज एमएनसीज करती हैं। एमएनसीज किस बेसिस पर ये एसेट्स को परचेज करती हैं, क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं, ताकि उनको एक समय के बाद जाकर प्रॉफिट मिलने लगे। वेज इन विच एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन, किस तरीके से एमएनसी अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करती है, ठीक है, किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ठीक है, आइए जानते हैं। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। अब देखो एमएनसी क्या है कि हर जगह ऑपरेट नहीं कर सकती है भाई। अगर मान लीजिए 4-5 देशों में है तो सब जगह सब कुछ कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इस वजह से क्या किया जाता है, एमएनसीज क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, जो लोकल कंपनीज होती हैं उस देश की, उनके साथ क्या कर लेती हैं, पार्टनरशिप कर लेती है, ठीक है, कि भाई एक काम करते हैं, ठीक है, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई, इसके अलावा वो क्या करती है, लोकल कंपनीज की, एक तो पहली चीज उन्होंने क्या करी, लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर ली। दूसरा क्या किया, उन लोकल कंपनीज की मदद से सप्लाई करने लगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ गया, ठीक है। बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, और इतना कंपीट करने लग जाती है उन कंपनीज के साथ, एट लास्ट वो जो लोकल कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनको ये एमएनसी क्या कर लेती हैं, उनको टोटली खरीद लेती हैं। इसका एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट इसका एग्जांपल है, बहुत क्लियर एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो किस तरीके से एमएनसी अपना प्रोडक्ट, अपनी क्या कहते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करती है या स्प्रेड करती है। पहला तरीका, एक तो लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करती है कि आओ आओ, ठीक है, हम दोनों भाई भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उनको बोलेंगे भाई एक काम करो, हम तो वहां बैठे हैं तो हम तो नहीं आ सकते हैं, एक काम करो हमारे बेस पर तुम सप्लाई करने लग जाओ, ठीक है, सप्लाई भी करेंगे। और उनको उनके ऊपर इतना दबाव बनाने लग जाते हैं, इतना प्रेशराइज होने लग जाते हैं कि एट लास्ट वो जो लोकल कंपनी होती है क्या, उसको क्या कहते हैं, देखो भाई एक काम करो, हम तुम्हें खरीद रहे हैं और तुम हमारे बेसिस पर सारा काम करो, ठीक है। इस तरीके से वो अपने आप को फैलाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज। ये तो हम शुरुआत से जानते हैं, क्या जानते हैं कि बहुत समय पहले से ही फॉरेन ट्रेड क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है जिसकी वजह से जो देश हैं, ठीक है, वो सब कनेक्ट हैं। आपने सिल्क रूट के बारे में जाना होगा। इट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना बिटवीन अदर कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती हैं, उसको हम लोग फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स। फॉरेन ट्रेड क्या करता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रोड्यूसर्स के लिए टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। इससे क्या होता है, इससे कोई अगर लोकल कंपनी है तो वो क्या कर सकती है, अपने आप को एक देश से दूसरे देश में ले जा सकती है, ठीक है, अपनी मार्केट को बढ़ा सकती है, ठीक है। कोई लोकल कंपनी है वो क्या करेगी, अगर उसको फॉरेन ट्रेड का ऑप्शन मिलता है तो क्या करेगी, मान लीजिए कोई कंपनी इंडिया में है तो उसको एक्सपैंड करना है तो क्या हो सकता है, वो दूसरे देशों में भी जाकर अपना सेटअप कर सकती है, ठीक है। यानी हम डोमेस्टिक मार्केट से आगे बियॉन्ड जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा, प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस
ठीक है, प्रोड्यूसर क्या कर सकते हैं, अपना जो भी प्रोडक्शन किया उसको सेल कर सकते हैं, नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो compete इन द मार्केट लोकेटेड इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी वही पहला वाला पॉइंट कि हम उसको डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा, ठीक है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को लेकर जा सकते हैं। सिमिलरली फॉर द बायर्स, और ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं, बायर्स के लिए भी क्या बेनिफिट है, फॉर द बायर्स इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अनदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोड्यूस। अब अगर मान लीजिए आपके पास, जैसे हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग विदेशी ब्रांड पहनना पसंद करते हैं, जो फॉरेन ब्रांड्स हैं उनको पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो बायर्स के लिए क्या बेनिफिट आ जाता है, प्रोड्यूसर्स के लिए तो ये बेनिफिट आ गया कि वो डोमेस्टिक मार्केट से बियॉन्ड अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। सिमिलरली बायर्स के लिए, यानी हम लोग जो खरीदने वाले हैं, हमें बेनिफिट क्या मिलता है, हमें बेनिफिट ये मिलता है कि अब हमारे पास चॉइस बढ़ जाती है। पहले क्या था, जब विद इन द कंट्री था तो हमारे पास एक लिमिटेड था कि भाई हम यही सामान खरीद सकते हैं। अब जब बाहर की कंपनियां हमारे भारत में आ रही हैं तो हम क्या कर रहे हैं, और बाहर की चीजों को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए चॉइस बढ़ जाती है, चीजों को खरीदने की जो चॉइसेस हैं वो और बढ़ जाती। फैक्टर्स दैट हैव बीन एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब बात करें तो ये फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है इतना ज्यादा फैल रहा है। तो सबसे पहला है बेटा टेक्नोलॉजी, और इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम लोग क्या हो रहे हैं, इतने ज्यादा ग्लोबलाइज हो रहे हैं, ठीक है। क्या है, देखिए, रैपिड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की वजह से ही हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा, ठीक है, हम लोग फॉरेन का जो मटेरियल्स हैं, गुड्स हैं, उनको यूज कर पा रहे हैं। अभी आप देखिए आईफोन हम लोग यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम हम लोग जो फोन्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं वो सब कहां हैं, सब कहां के हैं, बाहर के हैं, है ना। This has made much faster delivery of goods across the long distance possible at lower cost। अब टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद से ही हमारे जो गुड्स की डिलीवरी है बहुत फास्ट हो रही है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पर भी, ठीक है। द मेजर चेंजेस वर ड्यू टू, ये मेजर चेंजेस किसकी वजह से आए, आप सभी का फेवरेट इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज एंड सैटेलाइट्स। इन तीनों चीजों के कारण हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है। आज की डेट में आपके हाथ में पूरा नॉलेज, फोन आपके हाथ में, वो आपकी पूरी नॉलेज है, भंडार है आपके पास, आप जो चाहो वो देख सकते हो, जो चाहो, ठीक है, आप उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब तो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं वो नहीं बोलूंगा, हमारे देश में हम एआई भी बोलते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो एआई भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं, वो वाला एआई नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, ठीक है। अभी क्या आप कुछ भी, मतलब मैं उसमें देख रहा था सोशल मीडिया पर, सो उसमें वो कोई ऐप आया जिसमें मतलब दो अलग अलग फोटोज हैं, आप उनको मर्ज करके कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप किसी की लाइफ रूइन कर सकते हो, किसी इंसान की जिंदगी आप तबाह कर सकते हो, ये कंडीशन। तो समटाइम्स टेक्नोलॉजी इज मोर डेंजरस। एलॉन मस्क ने बहुत अच्छा बोला कि एआई इज फार मोर डेंजरस देन वी थिंक। तो कहीं पर मैं किसी का वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें भी इस चीज के लिए बोला गया था कि जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने बोल दिया कि भाई मैंने बना दिया, लेकिन अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, अब इसको रोकने का इंतजाम तुम देखो क्या करना है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो एजुकेशन चैनल्स हैं उन पे उनके साथ दिक्कतें चल रही हैं, यानी उनकी अचानक से जो लाइव वॉचिंग हो एकदम से बढ़ रही है, 12-13 और सीधा 70,000। तो दैट इज समथिंग, मतलब वो बहुत डेंजरस है। सो ड्यू टू इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज, सैटेलाइट्स, हम लोग ये सब चीजें क्या है, ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही हैं। सेकंड देखते हैं लिबरलाइजेशन क्या है। इन 1991 इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या है, फ्री मार्केट, ओपन मार्केट, ठीक है। सो 1991 में हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था।
एलपीजी पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको ठीक है लेके कौन आया था? हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल मनमोहन सिंह। ठीक है, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, बट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड्स। शायद अगर वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ना होते तो आज जो आप इतनी ज्यादा ब्रांडेड चीजों को आप एंजॉय कर पा रहे हैं वो कभी आती ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हमें अपने हमेशा लाइफ में याद रखना चाहिए। 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी को लाया गया था। ठीक है, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, इसमें क्या किया गया? ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया और रिस्ट्रिक्टिंग सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ठीक है, एक तो या तो ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ठीक है, ऑन ट्रेड, इसी को हम लोग लिबरलाइजेशन बोलते हैं। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या होता है? जब हम इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। इंपोर्ट एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जब बाहर से सामान हमारे देश में आता है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। जब हमारे यहां से किसी दूसरे देश में सामान जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्स टू लिबरेट इंटरनेशनल ट्रेड। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? इसके ये काम करती है, ये ध्यान रखती है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किस तरीके से हो रहा है। नियरली 164 कंट्रीज जो हैं, ठीक है, वर्ल्ड की आर करंटली मेंबर्स ऑफ WTO। ठीक है, 164 कंट्रीज जो हैं वो WTO की मेंबर हैं। इट्स मेन इज मेकिंग रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इसका काम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर रूल्स बनाती है एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड, और ये ध्यान रखते हैं कि सभी रूल्स जो हैं उनका पालन होना चाहिए। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन से इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ा है फॉर कंज्यूमर्स। देखिए, सबसे पहले जो हम हैं, पहले हम अपनी बात करेंगे। वो एक शो आता ना, भाभी जी घर पर हैं, उसमें वो हप्पू सिंह कहता है अपना खाना अपना खुजाना, है ना। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमें इससे क्या फायदा मिला है। तो एक तो हमने जान लिया ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? एक तो ग्लोबलाइजेशन और ग्रेटर कंपटीशन का हुआ प्रोड्यूसर्स के बीच में। जब से बाहर की कंपनियां आने लगी हैं, क्या हो गया? बहुत कट टू कट कंपटीशन हो गया और हमारे लिए चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं। बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स, चाहे वो लोकल यानी इंडियन है या फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं, हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। चाहे वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स है, चाहे वो इंडियन है, हमारे लिए तो दोनों तरफ से बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन ऑफ एन सेक्शन ऑफ इन द अर्बन एरियाज, खासकर शहरी इलाकों में। ठीक है, शहरी इलाकों में तो ग्लोबलाइजेशन से बहुत बेनिफिट हुआ है। कैसे बेनिफिट हुआ है आइए देखते हैं। देयर इज अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स। अब हमारे पास क्या है? चॉइसेस हैं, आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं सामान। Who now enjoy improved quality and lower prices for several products। इसमें पहली चीज क्या है? एक तो क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत सारे हो गए तो सब क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। क्या लड़ाई कर रहे हैं कि भाई हम भी अच्छा निकालेंगे, हम भी ये निकालेंगे, हम भी वो निकालेंगे। मात्र 8,999। कोई कहेगा अच्छा ये 8,999 दे रहा है तो मैं आपको 7,999 दूंगा। फिर कोई आ जाएगा वो कहेगा मैं 6,999 दूंगा। तो क्या हो रहा है? एक तो प्राइसेस में बहुत डिफरेंस आ रहा है, क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं सब। क्यों? क्योंकि अब सबको अपने आप को अच्छा दिखाना है, तो क्या कर रहे हैं? सब अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, कम रेट पर दे रहे हैं। जितना कम कर सकते हैं उतना कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से करने की, जब आप देखते हैं अभी जब वो फेस्टिवल सेल आती है सब चालू हो जाते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सब मतलब सब के सब चालू हो जाते हैं। आपको मतलब बल्क में ऐसा फ्री में, जैसे ऐसा लगता है कि फ्री में बांट रहे हैं सामान। दैट इज ये सब क्या है? यही तो है, ग्लोबलाइजेशन का ही तो इफेक्ट है इस पर। एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे, अगर हम बात करें, हम आज इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो पा रहा है? इंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत से जो अर्बन एरियाज में, जो शहर के इलाकों में लोग रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी लाइफ अपनी जी पा रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि अब सारी चीजें अच्छी मिल रही हैं।
लिविंग देन वाज पॉसिबल अर्लियर। ये चीजें पहले पॉसिबल ही नहीं थी। क्योंकि पहले इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी। आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक चीज के लिए 10 मार्केट हैं, तो जाओ बहुत सारी मार्केट्स हैं। जैसे आपको शूज खरीदना है तो आपके पास लोकल ब्रांड्स भी हैं और आपके पास बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं। जो आपको अच्छा लगता है आप वो खरीदिए। यू हैव नाउ मल्टीपल चॉइसेस। आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस और अच्छी अच्छी चॉइसेस हैं कि आप जहां पर जैसा आपको चाहें आप खरीद सकते हैं। अब देखिए प्रोड्यूसर्स के लिए क्या बेनिफिट हुआ है, ठीक है, या प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इंडिया। अब क्या हुआ है, जब से अप्रोक्सीमेटली जब से ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी या एलपीजी जो पॉलिसी आई थी, ठीक है, ये इसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया। इंडिया में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। आप देखिए कितनी सारी विदेशी कंपनियां हैं। आज की डेट में आप जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से हर दूसरा सामान एक विदेशी सामान। हर दूसरा सामान जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर दूसरा सामान कोई ना कोई एक विदेशी सामान है। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं क्योंकि जब बाहर की कंपनियां इंडिया में आकर स्टैब्लिश होंगी, इंडिया में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे, उससे क्या होगा, जॉब्स बढ़ेंगी। भाई उनको क्या चाहिए, वो यहां क्यों आ रही हैं, क्योंकि उन्हें स्किल्ड लेबर भी और अनस्किल्ड लेबर भी बहुत सस्ता मिल रहा है। तो वो क्या कर रही है, यहाँ आकर स्टैब्लिश हो रही है, यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रही है। अब जब वो बनाएंगी तो उनको वर्कर्स भी चाहिए। अब विदेश से तो वर्कर्स लेके नहीं आएंगे, तो वर्कर्स कहां से आएंगे, इंडिया से ही आएंगे। अब ये जो वर्कर्स जो आ रहे हैं इनको क्या मिलेगा, इनको नौकरी मिलेगी। इनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। राइज टू बिग एमएनसीज। अब इससे और क्या हो रहा है, और बड़ी एमएनसीज बनती चली जा रही हैं। At latest technology and production method are within one grab। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। सब कह रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये है ना। सभी लोग अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस दिखा रहे हैं। आप खासकर मोबाइल फोन्स में देखिए, हर हफ्ते एक नया मोबाइल फोन लॉन्च होता है और हर हफ्ते उसमें आपको एक नई टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है। यानी आपने आज फोन खरीदा, नेक्स्ट वीक कोई नया फोन लॉन्च हो जाएगा जो कि उससे एडवांस टेक्नोलॉजी से होगा। तो क्या है, विद इन वन ग्रैब आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल है। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू मर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्फ। अब एमएनसीज का ही फायदा नहीं हो रहा है। हमने क्या बोला कि हमारी जो लोकल कंपनीज हैं वो भी बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट से आगे जा सकती हैं। तो बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमारे जो हमारी लोकल कंपनीज थी, ये इनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है कि ये भी अब विदेशों में जाकर व्यापार कर रही हैं और ये भी अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही हैं। फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ये तो जो हमने बात करी है बड़े प्रोड्यूसर्स के बारे में बात किया। अब अगर हम बात करें कि जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, ठीक है, उनके लिए क्या है। स्मॉल प्रोड्यूसर फेस क्लोज कंपटीशन विद सच अ वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म्स। इनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, इनको एक बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इनके पास पैसा कम है। हमने मनी एंड क्रेडिट में एक चीज जान ली बेटा कि ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया। तो वही चीज है कि जो स्मॉल फर्म्स हैं, यानी जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एक बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है इन द मार्केट, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं तंगी रहती है किसी ना किसी चीज की, या तो एम्प्लॉयज की, या तो वर्कर्स की होगी, या मनी की होगी, या कैपिटल की होगी। किसी ना किसी चीज की कमी उनके पास रहेगी। अब इससे देखिए क्या है, बिग कंपनीज बियर स्मॉल लॉसेस। कोई बड़ी कंपनी है तो वो लॉसेस को बियर कर लेती है। जैसे आप सुनते होंगे इस कंपनी का इस बार 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ, इसका 670 करोड़ का नुकसान हुआ। हाँ ठीक है, बट स्मॉल प्रोड्यूसर्स, लेकिन जो बेचारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो कैन नॉट बियर सच लॉस। ठीक है, वो इन लॉसेस को बियर नहीं कर सकते। एंड अल्टीमेटली अब एट लास्ट क्या हो जाता है, एंड ऑफ सेलिंग देयर कंपनीज टू एमएनसी। तो इसलिए बेचारे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लॉस बियर नहीं कर सकते, इसलिए जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं ये इनको खा जाती हैं। सच में मतलब ये इनको खा जाती हैं, क्योंकि ये बेचारे इतना लॉस बियर नहीं कर सकते। तो इनके पास एमएनसी आके खड़ी हो जाती है, हाँ जी नहीं हो पा रहा, तुमसे ना हो पाएगा, ऐसे मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा,
तो कहते ठीक है, तो कहते काम करो अपनी कंपनी हमें बेच दो। वो कहते कि ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा, आप बड़े हैं आप कर लीजिए। वर्कर्स के लिए क्या है, देखिए वर्कर्स के लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हमने बोल तो दिया कि अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लेकिन वर्कर्स के लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि हर रोज नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, हर रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वर्कर्स के लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लगातार ऐसा होता रहता है कि कभी कहते हैं कि रोज आप देखिए कि 70,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, 40,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, इतने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, ये कंपनी बंद हो गई, वो कंपनी बंद हो गई। तो इससे क्या है कि किसी एम्प्लॉय के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सेकंड, वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यानी जो वर्किंग आवर्स है वो क्या हो रहे हैं, बहुत लंबे होते जा रहे हैं। मैंने अभी बताया था किसी ठीक है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने किसी पर्सन ने बोला कि 90 घंटे वर्किंग आवर्स होने चाहिए, 70 आवर्स वर्किंग, 70 मतलब हफ्ते में, ठीक है, वीक में 70 आवर्स होने चाहिए वर्किंग। तो क्या है मतलब कुछ भी है ना, वो उसमें ना कुछ भी। और उसमें आनंद महिंद्रा ने बहुत अच्छा बोला ना कि क्वांटिटी डज नॉट मैटर, ये क्वालिटी मैटर्स, है ना, क्वालिटी मैटर करती है। कि अगर मान लीजिए कोई मुझे पर्सन 10 घंटे का काम 1 घंटे में करके दे रहा है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना। लो वेजेस और सैलरी कम है। एक तो आप चाहते हैं कि वर्किंग आवर्स भी लंबे हो जाए और सैलरी भी कम हो, वाह जी वाह, इतना अच्छा कौन है, इतना अच्छा कौन करेगा। वो एक वेब सीरीज आई थी फैमिली मैन, उसके सीजन 2 में एपिसोड 1 में बड़ा अच्छा दिखाया उसमें, और मनोज वाजपेयी जो है, ठीक है, वो मैनेजर को इतना बढ़िया ट्रीटमेंट देता है, वो याद रखता है लाइफ टाइम। समटाइम्स वर्कर्स के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए। सो वर्कर्स के अगर इंपैक्ट करे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तो उनके लिए बहुत खतरा है। क्यों? क्योंकि एक तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए, कंपटीशन होता जा रहा है सब में कि भाई तुम इतना काम करो, तुम इतना काम करो, क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। और सैलरी क्या है, सैलरी कम है। ये इंडिया में है बेटा, इंडिया में ये सच्चाई है हमारे देश में, और हमें इसको फेस करना चाहिए। इसलिए आपको कहते हैं आप क्यों ज्यादा आप पढ़िए, ठीक है, इसलिए बोला जाता है ताकि आप अच्छे कैपेबल पर्सन बन जाएं, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस ना करनी पड़े। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, और इसी चीज के लिए क्या हो रहा है, एक स्ट्रगल हो रहा है। क्या स्ट्रगल है? The above evidences indicate that not everyone is benefited from globalization. हमने क्या जाना, हमने वर्कर की कंडीशन से जान लिया, हमने स्मॉल फर्म्स, स्मॉल कंपनीज की कंडीशन से जान लिया कि ग्लोबलाइजेशन सबके लिए अच्छा नहीं है। जैसे कोरोना आया था, कोरोना में सब लोग बहुत अच्छा था, फैमिली के साथ टाइम बिताया, लूडो खेला, घर में समोसे बनाए, ये किया। लेकिन आप उन लोगों से पूछ के देखिए जिनके पास घर नहीं था, उनकी क्या कंडीशन थी। कितने सारे लोगों ने यहां से ट्रैवल करके अपने गांव गए थे, उनसे पूछ के देखिए। सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन सबके लिए अच्छा नहीं है, ये भी हमने देख लिया। स्मॉल कंपनीज के लिए अच्छा नहीं है, वर्कर्स के लिए अच्छा नहीं है। पीपल विद यूज ऑफ द एजुकेशन, स्किल, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो ग्लोबलाइजेशन का किसको फायदा हुआ है? किसने ग्लोबलाइजेशन, जो बिस्कुट होता है ग्लोबलाइजेशन का, उसके ऊपर जो क्रीम लगी है, उसका फायदा किसने लिया है? उसका फायदा लिया है जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, जिनके पास स्किल है, नई अपॉर्चुनिटीज की स्किल्स हैं, ठीक है, जिनके पास वेल्थ है, पैसा है, उन्हीं को ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हुआ है। ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट शेयर्ड द बेनिफिट। लेकिन अगर हम बात करें हमारे सिक्के के दूसरे पहलू की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसका फायदा नहीं हुआ। जैसे फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा तो सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएंगे, एंड ऑल्सो एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। जिससे क्या हो सके कि ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो सभी को मिल सके। द गवर्नमेंट प्ले एन मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट
ठीक है, गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे जो फर्म्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड पावरफुल, सिर्फ अमीर लोगों को नहीं मिलना चाहिए, बट ऑल द पीपल इन द कंट्री, जिससे कंट्री के सभी लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि आप लोग पढ़िए, पढ़ के 11th में ह्यूमैनिटीज लीजिए, बदल दीजिए, देश बदल दीजिए। हम लोग एसएसटी को बोरिंग मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि क्या ही करना है हमें। लेकिन अगर आप खुद समझिए कि अगर आप इस सोशल स्टडीज को पढ़ रहे हैं, तो आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि आपके देश में क्या परेशानियां हैं और आप उसको बदल सकते हैं। हर इंजीनियर नहीं बदल सकता है, ठीक है, डॉक्टर नहीं बदल सकता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन इस चीज को बदल सकता है, एक ऑफिसर, एक सिविल ऑफिसर, एक सिविल सर्विस ऑफिसर इसको बदल सकता है, एक इन सबको भी छोड़ दिए, अच्छा इंसान भी अपने देश को बदल सकता है। और हमारे देश में बदलाव होना बहुत जरूरी है। ये सभी चीजें ना आपको देश की सच्चाई दिखाती है। सोशल स्टडीज बेटा आपको देश की सच्चाई दिखाती है कि हमारे देश में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इनको बदलने की। वो एक नायक मूवी में डायलॉग था, जब जो परेश रावल है वो उसको अनिल कपूर को कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि गटर गंदा है, गटर गंदा है, लेकिन जब तक कोई उतरेगा नहीं उस गटर में उसको साफ करने के लिए, तब तक वो ऐसे ही गंदा रहेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको साफ करें। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं सोशल स्टडीज पढ़ाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अगर इसको पढ़ाने से किसी एक बच्चे के मन में भी ये बदलाव आ जाए कि वो देश को कहीं ना कहीं चीजों को सही कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सो दैट इज समथिंग बिगर देन एनीथिंग एल्स, यानी वो सबसे सक्सेसफुल काम हो जाएगा। स्टेप्स गवर्नमेंट कैन टेक, अभी देखिए स्टेप्स गवर्नमेंट कैन टेक, मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं उसमें स्टेप्स स्टूडेंट कैन मेक, या स्टेप सोशल स्टडीज स्टूडेंट कैन मेक। एक एसएसटी का स्टूडेंट क्या बदलाव कर सकता है? आपको ही सरकार बनना है। मैं ठीक है, हम चाहते हैं कि देश में एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, एजुकेटेड लोग सरकार बनाएं। इट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, ठीक है। इसलिए क्या जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो क्या करे, लेबर लॉस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करे। ये हमने उसमें भी जाना था ना, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या दिक्कत है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वही चीज है कि क्या किया जाना चाहिए कि जो लेबर लॉज हैं, जिनको जैसे ओवर टाइम, जैसे ये है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वर्किंग आवर्स नहीं है, सैलरी कम है, तो इनके लिए क्या किया जाना चाहिए, लेबर के लिए कुछ लॉज बनाने चाहिए जिनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। एंड द वर्कर्स गॉट देयर राइट्स, जिससे वर्कर्स को उनके राइट्स मिल सके। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स, इसके अलावा क्या करना चाहिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। उनको कब तक सपोर्ट करना है, जब तक वो कंपीट करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। जैसे ही वो कंपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो लड़ पड़ो, फिर तो वो खुद लड़ जाएंगे। If necessary, the government can use trade and investment barriers. अगर ज्यादा है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगाने चाहिए। इट कैन नेगोशिएट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फेयर ट्रेड, जिससे क्या हो सके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग फेयर ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सके। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद ईच अदर डेवलपिंग कंट्रीज, इसके अलावा क्या किया जा सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अलाइन किया जाए। सिर्फ डेवलप कंट्रीज ही क्यों देश में राज करें, डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ अलाइन होना चाहिए और उनको सोचना चाहिए विद सिमिलर इंटरेस्ट, जिससे उनका इंटरेस्ट क्या रहे, एक जैसा इंटरेस्ट रहे, टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप कंट्रीज इन दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो डोमिनेट कर रही हैं सबको कि हम हैं, यानी हम ही हम हैं, बाकी तो कुछ नहीं है, अपन ही भगवान है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करना चाहिए, एक साथ अलाइन होना चाहिए, एक प्रॉपर इंटरेस्ट के ऊपर उनको डील करना चाहिए, ताकि जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो अपने आप को सुपीरियर बना के बैठी हैं, उनका
ऐसा नहीं कि उनको हटा देना चाहिए, ठीक है, बट उनको भी बताना चाहिए कि हाँ हम भी हैं, ठीक है। तो ये सभी स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लेने चाहिए। या आप समझ लीजिए कि आप सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं और आप ही आगे जाकर देख लीजिए कि आपके देश की क्या कंडीशन है और आप ही बदलिए इनको। आप कैसे बदलेंगे? आप कहानी जानते हैं आपको क्या करना है। 11th में ह्यूमैनिटीज लेना है और फिर गवर्नमेंट तैयारी करिए गवर्नमेंट एग्जाम्स की और बदल दीजिए देश। क्यों? सही बात है कि नहीं? सो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ था नहीं, तो इस चैप्टर को बहुत हमने फटाफट क्विकली रिवीजन किया है। या नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भी नहीं, जो भी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगा। सो बेटा पढ़ाई करते रहिए, पेपर आपके आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आपके दरवाजे पर हैं। तो दरवाजे पर है, हम ये मत कहना सर हम तो गेट खोल के देखा बाहर तो कोई भी पेपर नहीं है। ये ऐसा दरवाजा नहीं है। वो अभी आप लोग सोच रहे हो अच्छा कल से तो 7 तारीख है, तो एक गुलाब उसको देना है, एक उसको देना है, एक उसको देना है, एक उसको देना है, इस सोच में निकल जाएगा। अब पता चलेगा कि 15 तारीख आ गई है, फिर इंतजार करेंगे, अरे 15 तारीख आ गए बताओ, पता भी नहीं चला, हमें तो याद ही नहीं रहा, फिर भूल जाना सब। तो पढ़ाई करिए, पेपर्स के ऊपर ध्यान दीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। एक ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है, आई नो कि हो सकता है आपको एसएसटी ना पसंद हो, साइंस में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो या मैथ्स में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर रखना बेटा जिसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आए। यानी दैट मीन्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट हो, चाहे वो मैथ्स है, ठीक है, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था तो मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए थे, मैं फेयरली बोलता हूं इस चीज के लिए। सो एक अपना सब्जेक्ट कोई ऐसा जरूर रखना जिसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, ताकि वो सब्जेक्ट जो है वो आपका आगे की जर्नी को डिसाइड करेगा, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, टेंशन फ्री रहिए और मिलते हैं आपसे। थैंक यू, टाटा बाय बाय।